हेलो फ्रेंड्स, हियर वी आर बैक विथ न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल वर्ल्ड पे। आज हम लोग एक नई टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। आज हम लोग अपना हिस्ट्री का न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ थीम 7 एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, विच इज फ्रॉम 14th to 16th सेंचुरी। ठीक है, तो हम लोग ये इस चैप्टर में बेसिकली विजयनगर की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग विजयनगर देखेंगे, कैसे हम्पी का डिस्कवर हुआ, कौन नायकाज, रायाज और सुल्तान्स थे, और कैसे एक के बाद एक डायनेस्टीज़ आती गई, और फाइनली कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ, क्यों और किसके कारण डिस्ट्रक्शन हुआ, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। अगर इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन। लेट्स बिगिन। तो विजयनगर का पहले मतलब जानते हैं। विजयनगर होता क्या है क्या बेसिकली विजयनगर का मीनिंग है सिटी ऑफ विक्ट्री, ऐसा शहर जिसकी जीत ही जीत हो। ठीक है, सिटी ऑफ विक्ट्री मतलब होता है विजयनगर का। ये सिटी और एम्पायर दोनों है बेसिकली। ये विजयनगर एम्पायर और विजयनगर सिटी दोनों है। ठीक है, इसको सिटी के नाम से भी कह सकते हैं और एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। जो एम्पायर है वो 14th सेंचुरी में फाउंड हुआ था। ठीक है, ये रिवर कृष्णा जो है नॉर्थ में और एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला तक फैला हुआ था। 1565 में सिटी को पूरी तरह से लूट लिया गया था और ये पूरा एक तरह से डिज़र्ट बन गया था, रेगिस्तान। ऑल्दो यद्यपि जो रूइन था 17th-18th सेंचुरी में, यद्यपि इस शहर को लोग जो हैं फिर भी याद किया करते थे। जैसे जो लोग रहते थे कृष्णा तुंगभद्रा डोआब पे, ठीक है, वहाँ के लोग इसे याद किया करते थे। इनके मेमोरी में ये सेव हो चुका था ये शहर। किसके नाम से? वहाँ के हम्पी के नाम से ये लोग इसको याद किया करते थे। ये नेम कहाँ से आया है? ये नेम है वहाँ की लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी से ये हम्पी नाम पड़ा हुआ है। और विजयनगर को वहाँ के जो कृष्णा और तुंगभद्रा डोआब पे लोग रहते थे, वो लोग इसे हम्पी नाम से याद रखा करते थे। जैसे हर शहर को लोग किसी किसी वजह से जाना करते हैं तो याद रखते हैं, तो इसी तरह हम्पी के नाम से विजयनगर को लोगों ने याद रखा था। ठीक है, इसके बाद आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, कई हिस्टोरियंस जो हैं इसमें जुड़े रहे और इसका पता लगाया, पूरा हिस्ट्री जानी। तो ये सब हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पहला टॉपिक हम लोग का है द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। तो ये हम लोग ने एक इंट्रो देखा कि एग्जैक्टली विजयनगर है क्या। तो हम लोग देखा कि विजयनगर एम्पायर और सिटी दोनों हैं। सो लेट्स बिगिन। हम्पी जो है वो डिस्कवर्ड होता है 1800 में। ठीक है, किसके द्वारा? कोलोनेल कोलिन मैकेंजी के द्वारा। हम्पी जो कि रूइंड हो चुका था, वो हम्पी वैसे तो एम्पायर 14th सेंचुरी में ही फाउंड हुआ था, लेकिन 1800 में एक इंग्लिश जर्नल आए थे, कोलोनेल कोलिन मैकेंजी, उन्होंने इसे डिस्कवर किया। ये एक एम्प्लॉय थे, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे। इन्होंने रिसीव्ड किया इस हम्पी के बारे में जानकारी ज़्यादातर पृष्ठ, जो विरूपक्षा टेम्पल जो है वो पंपा देवी का ही मंदिर है। ठीक है, उस मंदिर के पुजारी से इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल की। 1856 से फोटोग्राफर्स आने लगे, वहाँ का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया, फ़ोटो क्लिक हुई। हाँ, उससे क्या हुआ, स्कॉलर्स जो हैं उनको पढ़कर पता लगाते थे कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था। 1836 में एपिग्राफिस्ट जो हैं उन्होंने कलेक्शन शुरू की, कई इंस्क्रिप्शन। ठीक है, एपिग्राफिस्ट बेसिकली कौन होते हैं? एपिग्राफिस्ट हु स्टडीड इंस्क्रिप्शन, जो कि इंस्क्रिप्शन को पढ़ें। ठीक है, तो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन जो फाउंड हुई उसको एपिग्राफिस्ट पढ़ते थे इंस्क्रिप्शन, और उससे पता लगाते थे आखिर ये है क्या। साथ ही साथ इसके उन्होंने शुरू किया कई इन्फॉर्मेशन जुटाना। वैसे यहाँ पर ट्रैवलर भी आए थे, जैसे हर एक समय में ट्रैवल मैगस्थनीज आए थे, तो फाहीन आए, तमाम लोग आए थे पहले जैसे। तो इस दौरान भी विजयनगर एम्पायर के दौरान भी कोई ना कोई शायद आया और ट्रैवलर फॉरेनर, तो उनके अकाउंट से जानने की कोशिश की गई विजयनगर के बारे में। तो ये हम लोगों ने देखा कि किसने डिस्कवर्ड की, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव में ये हमेशा आ जाता है वो डिस्कवर्ड, तो कोलोनेल कोलिन मैकेंजी ने किया था। ना सेकेंड टॉपिक है रायाज नायाक
नायकास और सुल्तान्स। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं क्या है। विजयनगर एम्पायर जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? विजयनगर एम्पायर हरिहरा और बुक्का नाम के दो भाई थे, उनके द्वारा फाउंड किया गया था 1336 में, 1336 में। विजयनगर रूलर जो थे कम्पीटेड इन नॉर्थ फ्रंटियर। हर एक सीमा पे हर एक दुश्मन होते हैं, किसी एनिमी होते हैं, तो विजयनगर रूलर जो थे कम्पीट करते थे नॉर्थ साइड में। सुल्तान जो थे डेक्कन और गजपति रूलर उड़ीसा, ये गजपति रूलर से नॉर्थ फ्रंटियर में वो जो हैं वो लोग क्यों फाउट होता था, उन लोगों के बीच में कंपटीशन क्यों चलती थी? रिवर जो वहाँ पे बहती थी, रिवर वैलीज, घाटियाँ जो थी, और रिसोर्सेज जो कि वहाँ से इकट्ठा होता था उस एरिया से, तो उसे कौन ले, उस बात को लेकर इन लोगों के बीच में कंपटीशन, लड़ाई वगैरह होती रहती थी। विजयनगर रूलर बोरो कॉन्सेप्ट एंड बिल्डिंग टेक्निक फ्रॉम नेबरिंग स्टेट। विजयनगर का कुछ आर्किटेक्ट, कुछ टेक्निक जो है वो नेबरिंग स्टेट से बोरो किया गया था। ऑब्वियस सी बात है, जब लोग अगल बगल रहते हैं तो एक दूसरे का कल्चर, एक दूसरे का टेक्निक लोग अपनाते ज़रूर हैं। तो यही सेम था कि विजयनगर रूलर ने भी बोरो किया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टेक्निक का नेबरिंग स्टेट से। डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल स्टेट्स लाइक चोलास, और अब जो है जो एक पावरफुल स्टेट जैसे चोलास थे तमिलनाडु में और होशल्यास थे कर्नाटका में, उन लोग का डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हुआ। उन लोग का डेवलपमेंट जो है वो शुरू हुआ तमिलनाडु में चोलास का और कर्नाटका में होशल्यास का। ठीक है, रूलिंग एलाइट्स जो रूलिंग एलाइट्स थे इस एरिया में, उन्होंने पैट्रोनेज को एलाबोरेट किया। जैसे कि हम लोग बृहदीश्वरा टेम्पल ले सकते हैं तंजावुर में, और चेंकशवा टेम्पल ले सकते हैं वेल्लर में। ठीक है, ये क्या था कि इन्होंने अब धीरे धीरे ये टेम्पल्स पर अपना हत्था जमाते गए और इसको पूर्ण रूप से मेंटेन करवाते थे। इसके अपने एरिया को एक्सटेंड किया, अपने एरिया को एक्सटेंड करके वो पूरे मंदिर को इतनी अच्छे से मेंटेनेंस करवाते थे। ठीक है, जो रूलर्स थे विजयनगर के, वो अपने आप को रायास कहते थे। इन्होंने इस ट्रेडिशन को लिया और इसे आगे भी ले गए। कैसे ट्रेडिशन को? रायास को, इन्हें रायास कहा जाता था। और ये रायास पूरे जब तक ये एम्पायर एग्जिस्ट की तब तक ये कॉन्टीन्यूअली चला था। मतलब कि इन्होंने एक्सेप्ट किया दे आर राया, इसके अलावा उन्होंने इसे आगे ऊंचाइयों तक भी पहुंचाई। ठीक है ना, हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, किंग्स एंड ट्रेडर्स। किंग्स एंड ट्रेडर्स क्या है? पहली बात तो ट्रेड तो हर जगह होती है। पहली बात, वॉरफेयर हर जगह होता है, वॉर, युद्ध हर जगह होता है। और इस समय में बेसिकली पूरा सेना जो है उस डिपेंड करता है उसके मजबूती पे कि वॉर कौन जीतेगा। इसके लिए हमारी सेना मजबूत होनी चाहिए। तो यहाँ के जो सेना जो थे वो हॉर्सेस को सेंट्रल अरेबिया और सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट करते थे। ठीक है, और ये जो शुरुआत में पहले अरब ट्रेडर्स के द्वारा ये ट्रेड होता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है नए लोग शामिल होते गए। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ थी और मर्चेंट की कम्युनिटीज़ को कुदरई क्षेत्रीज कहते थे। लोकल कम्युनिटीज़ जो थी मर्चेंट्स की, उनको कुदरई क्षेत्रीज कहते थे। अब वो नए लोग कौन थे? जो नए लोग आ रहे थे वो 1498 से पोर्टुगीज़ जो थे उन्होंने धीरे धीरे अपना ट्रेडिंग इस्टेब्लिश किया। पोर्टुगीज़ जो थे उनके पास सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, पोर्टुगीज़ के पास, और उनके पास बेसिकली मस्केट एक प्रकार का बंदूक है, पुराने ज़माने का बंदूक है, जिससे इनके पास हाई टेक्नोलॉजी से ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं इस ट्रेडिंग में, इस पॉलिटिक्स में जो ये चल रहा था। बेसिकली पहले अरब थे, लेकिन अब जो है इसमें पोर्टुगीज़ का नया एंट्री होता है, तो इससे एक नए इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। और बेसिकली इनके पास अच्छे अच्छे टेक्निक्स थे, इसके वजह से भी ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं इस ट्रेड में। विजयनगर जो था वो फेमस था, क्यों? क्योंकि वो डीलिंग बेसिकली पूरा इंडिया ही फेमस था, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस, टेक्सटाइल और प्रीशियस स्टोन्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो विजयनगर को उसके डीलिंग के मतलब कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रीशियस स्टोन्स के लिए जाता जाता था। ट्रेड जो है वो होता था
विजयनगर के साथ साथ तो जहाँ की बहुत ही वेल्दी पॉपुलेशन थी, बेसिकली बहुत ही लोग रॉयल इलाइट्स रहा करते थे। इससे बड़े बड़े लोगों का डिमांड भी बड़ा होता है, तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे सामान जो हैं, प्रीशियस स्टोन ज्वेलरी जो है लोग मंगाया करते थे, इंपोर्ट करवाते थे। ठीक है, वेल्दियर पॉपुलेशन रहती थी, इससे हाई वैल्यूड गुड्स भी डिमांड होंगे, जाहिर सी बात है। अब अमीर लोग अमीर चीज़ों का मतलब बड़े महंगे महंगे चीज़ों का ही डिमांड करेंगे, ज्वेलरी स्टोन वगैरह का। इससे क्या होता था कि रेवेन्यू जनरेट होता था, किराया मिलता था, और ये किराया जो है स्टेट के प्रॉस्पेरिटी पे खर्चा कर दिया जाता था, स्टेट के ऊपर पूर्ण रूप से खर्चा कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकेंड टॉपिक था। नाउ इस थर्ड टॉपिक शुरू करते हैं, द अपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। कैसे एम्पायर का डिक्लिनेशन शुरू हुआ, कैसे पतन शुरू हुआ। तो फर्स्ट डायनेस्टी जो थी, जो कि आई थी, वो संगमा डायनेस्टी थी, जो कि 1485 तक राज की। इसको बेसिकली हरिहरा फर्स्ट ने इसे पूरा लीड किया था, इस डायनेस्टी को। फिर सेकेंड डायनेस्टी आती है सोलवास डायनेस्टी, सोलवा नरसिम्हा देव राय के द्वारा। ये 1503 तक रहती है। उसके बाद आती है तुलुव डायनेस्टी, तुलुव नरसा नायका के द्वारा। ठीक है, ये जो है तुलुव नरसा नायका बस इसे फाउंड करते हैं, लेकिन इस समय तुलुव डायनेस्टी के फेमस रूलर जो हैं कृष्णदेव राय थे। नॉट ओनली दिस टाइम के फेमस रूलर, उस समय के फेमस रूलर, बल्कि पूरे हिस्ट्री के भी फेमस रूलर थे कृष्णदेव राय। 1512 में जो है तुंगभद्र और कृष्ण रिवर के बीच में तो रायचूर डोआब है, उसको अक्वायर्ड कर लिया गया था इनके द्वारा 1512 में। ठीक है, कृष्णदेव राय जो हैं उनको कहा जाता है कि वो बहुत ही अच्छा टेम्पल बनवाए थे, फाइन टेम्पल, बहुत ही सुंदर एलेबोरेटेड टेम्पल बनवाए थे। उसमें बड़े बड़े गोपुरम इन्होंने बनवाया था, और ये बेसिकली हम लोग को साउथ इंडियन टेम्पल में देखने को मिलेगा। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इन्होंने गोपुरम बनवाया था, गोपुरम क्या होते हैं। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने गोपुरम बनवाया था, जिससे मंदिर की शोभा और बढ़ गई थी। कृष्णदेव राय ने सुबर्बन टाउनशिप फाउंड किया था। ठीक है, विजयनगर के पास ये टाउनशिप था, ये कस्बा था, इसको नागलापुरा भी कहते हैं। नागलापुरम, इसको नागलापुरम भी कहते हैं। ये नाम इनके माता के नाम पर पड़ा था। उन्होंने एक टाउनशिप फाउंड की थी विजयनगर के पास, नागलापुरम, उनके माँ के नाम पर। कुछ मोस्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है विजयनगर की, वो इन्हीं के टाइम से आती हैं। ऐसे अगर हम लोग विजयनगर के फेमस रूलर के बारे में देखा जाए तो कृष्णदेव राय उसमें सबसे पहले आएंगे। उनको विजयनगर एम्पायर को बेसिकली इनके नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। तो ये उस समय के बहुत ही फेमस रूलर हुआ करते थे। कृष्णदेव राय का डेथ जो है 1529 में होता है, और इनके डेथ से ही, इनकी मृत्यु के बाद से ही क्या होता है, विजयनगर का पूरा विनाश शुरू हो जाता है। फोर्थ डायनेस्टी आती है अरावैदु डायनेस्टी। अरावैदु डायनेस्टी 1542 में आती है, 1542 में आती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही दिक्कतें भी झेलनी पड़ती हैं। शिफ्टिंग होती है, ये लोग कंट्रोल करते हैं सेंटर में अरावैदु डायनेस्टी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ये लोग शिफ्टिंग करते हैं, और इसमें इनके जो दुश्मन होते हैं, जैसे डेक्कन्स के जो सुल्तान्स होते हैं, इसमें मदद करते हैं इनकी। इससे क्या होता है ना, एक अलायंस बन जाता है। ठीक है, एक कंपटीशन हो जाता है इन दोनों के बीच में, एक टीम बट जाती है। अब क्या होता है, 1565 में रामा राया जो चीफ मिनिस्टर होते हैं विजयनगर के, उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब हम लोग एक युद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें विजयनगर की आर्मी जो है वो बैटल में रक्षसी टंगड़ी बैटल में जो है, बैटल में इनकी आर्मी पहुंच जाती है, जो कि अभी तालीकोटा के नाम से जानते हैं, जहाँ पे इनके फोर्सेस को जो है कुछ कंबाइंड आर्मी जो है अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर के कुछ कंबाइंड आर्मी का सपोर्ट तो मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जीत नहीं पाते हैं। ठीक है, ना जो फोकस होता है एम्पायर का शिफ्टेड टू द ईस्ट। जीतने के बाद वो लोग जीत पाते नहीं हैं, तो फिर ये उसके बाद ये जीत पाते नहीं हैं, और इसलिए उनको ये एम्पायर छोड़ के जाना पड़ता है। तो उसके बाद ये एम्पायर पूरी तरह से सैक्ड हो जाती है, मतलब पूरी तरह से लूट ली जाती है, जो पूरी तरह से कुछ सालों के अंदर ही अंदर पूरा जो शहर होता है लूट जाता है। नाउ अभी ये जो लोग हैं, मतलब अरावैदु डायनेस्टी क्या होता है, अपना एम्पायर जो है वो शिफ्ट कर लेती है। वो पहले जाती है पेनुकोंडा, अपना एम्पायर पेनुकोंडा बनाती है, फिर जो है वहाँ से वो चंद्रागिरी जाती है, जो कि तिरुपति के पास है। ठीक है,
ये अपना शिफ्टिंग कर ली। अब विजयनगर पूरी तरह से सैक्ड हो चुका है, लुट चुका है। तो उन्होंने देखा कि इनके डेथ से ही तुरंत बाद ही ये विजयनगर एम्पायर पूरा डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। जो आर्मी थी सुल्तान्स की, वो रिस्पॉन्सिबल थी डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इन लोगों के बीच में कंपटीशन हो जाता है, दो टीमें बन जाती हैं और फाइनली रामा राया जो हैं वो रक्षंडी टेलीकोटा में बेसिकली आर्मी खड़ा कर देते हैं। उनको भले सपोर्ट मिलता है लेकिन ये जीत पाते नहीं हैं। और सुल्तान और रायज़ में जो है, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में रिलेशन हमेशा ख़राब रहे, नहीं है, नॉट एट ऑल। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि इनके बीच में रिलेशन ख़राब रहे, क्योंकि ऐसे कई एग्जांपल देखने को हमें मिलेंगे जब इनके जो हम लोग को रिलेशंस हैं वो अच्छे दिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पहला एग्जांपल ले लें, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यवाना किंगडम। हम लोग पहला एग्जांपल ले लें कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यवाना किंगडम का। जब ये लोग आए थे सुल्तान्स नए नए, तो इनको मदद किया था रायाज़ ने ही अपना किंगडम जमाने में। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है यवाना किंगडम का स्थापन। यवाना एक संस्कृत वर्ड है जिसको जो यूज़ किया जाता है, जैसे जो लोग इस नए सब कॉन्टिनेंट में आते हैं ग्रीक साइड से, अगर वो लोग नए आए, अगर उनका इस्टेब्लिशमेंट होता है एम्पायर का, तो जो इस्टेब्लिशमेंट जिसके मदद से होता है वो कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यवाना किंगडम, मतलब जो करवाया है। ऐसे रायास करवाएं तो अपने आप को कहेंगे कि वो यवाना किंगडम के स्थापक हैं, संस्थापक हैं। ठीक है, बेसिकली मदद करते थे। तो लोग पहले एग्जांपल देख ली कि रायाज ही मदद किए उनको अपना किंगडम स्थापित करने में। दूसरा एग्जांपल, सुल्तान जो है बीजापुर के, दे इंटरफेयर। वो इंटरफेयर, मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट होता था विजयनगर में, तो सुल्तान जो थे बीजापुर के या कहीं के भी सुल्तान जो हैं वो मदद करते थे। वो जैसे कृष्णदेव राय के डेथ के बाद कौन गद्दी उनकी संभालेगा, इस बात को लेकर डिस्प्यूट खड़ा हो गया, तो सुल्तान जो थे वो आके मदद किए थे। इसके बाद जो है क्या हुआ, दे बोथ इंश्योर स्टेबिलिटी। वो दोनों लोग इंश्योर किए कि हम दोनों की तरफ से स्टेबिलिटी बना के चली जाएगी, मतलब कोई भी वॉर, कोई भी गलतफहमी जो है नहीं पैदा होने दिया जाएगा, इसके एक स्थिरता रहेगी। लेकिन जो है पॉलिसी जो थी रामा राय की, वो एक बड़ा कारण बन गई इनके बीच में ये वॉर की या कुछ भी इस डिस्ट्रक्शन की। उन्होंने क्या किया कि एक सुल्तान को एक दूसरे सुल्तान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, और इनसे लगा कि उनको लगा कि इससे क्या होगा, उन लोगों के बीच में डिफरेंसेस आएंगे और वो फाइनली जो जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बेसिकली इनके खिलाफ ही वो सुल्तान खड़े हो गए जिनको ये भड़काया करते थे। तो इनका पॉलिसी ही इनको डुबा गया। अब लोग पढ़ते हैं रायाज और नायकास के बारे में। रायाज और नायकास मिलिट्री चीफ्स जो हैं उनको यूजुअली कंट्रोल फोर्स एंड हैड आर्म सपोर्ट। जो मिलिट्री चीफ्स होते थे, ठीक है, और जो फोर्स को वो कंट्रोल करते थे, ठीक है, और उनको आर्मी का सपोर्ट भी रहता था। ये जो चीफ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इनके साथ में कई जगह पे फार्मर्स, पीजेंट भी जाया करते थे फर्टाइल लैंड की तलाश में। ये चीफ्स जो हैं उनको नायकास कहते थे, और ये बेसिकली तेलुगु बोलते थे या तो कन्नड़ा बोलते थे। कई नायकास ने सबमिट किए अपने अथॉरिटी किंग को विजयनगर के, बट दे ऑफन रिवेल्ड, लेकिन वो कभी कभी रिवेल भी कर लेते थे। इसका मतलब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बेसिकली नायकास जो थे उन लोग को एक वो दिया जाए, गवर्न दे दिया जाता था कि भाई आपको ये दे दिया जा रहा है, आप इसकी देखभाल करिएगा, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है वो हमको दिया करिएगा। ठीक है, तो नायकास का ये ड्यूटी होता था, टैक्स वैक्स कलेक्ट करा करते थे। लेकिन कभी कभी यही जो नायकास हैं वो किंग के खिलाफ खड़ा हो जाते थे और वो कहते थे हमको खुद का एक वो जो गवर्नर के लिए हम दिया गया है, देखभाल के लिए दिया गया है, वो जो सिटी हो या कोई भी टाउन हो, वो मुझे खुद चाहिए। तो कभी कभी विद्रोह भी कर दिया करते थे। हमारा नायका सिस्टम जो है वो एक विजयनगर एम्पायर का एक बहुत ही अच्छा पहल था, बहुत ही अच्छा इनोवेशन था विजयनगर एम्पायर का ही ये फीचर था। ठीक है, एकता सिस्टम जैसे कि हम लोग ने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के दौरान, उसी का एक तरह का फीचर जो है इसमें हम लोग को देखने को मिलता है हमारा नायका सिस्टम में। हमारा नायका जो है मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। ठीक है, हमारा नायका जो है मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, जिनको टेरिटरीज दिया जाता था गवर्न करने को रायास के द्वारा। वो लोग कलेक्ट करते थे टैक्सेस, और
उसको पीजेंट से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर्स थे एरिया में, और वो जो है रेवेन्यू का कुछ अपने खर्चे उससे खर्चा करते थे अपने लिए, कुछ अपना आर्मी मेंटेन करते थे, हॉर्सेस और एलिफेंट पे, कैवलरी पे खर्चा करते थे। बाकी जो उनको बचता था वो विजयनगर के राजाओं को दे दिया जाता था, मतलब गिफ्ट के तौर पर। कुछ रेवेन्यू जो है वो टेम्पल्स के और इरिगेशन के काम के लिए भी यूज़ कर लिया जाता था। कुछ रेवेन्यू जो है वो टेम्पल्स और इरिगेशन काम के लिए भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा नायकाज होते थे वो हर साल जो है वो राजा के पास अपीयर होते थे, पर्सनली अपीयर होते थे, गिफ्ट देते थे, अपनी लॉयल्टी उनको शो करते थे। और साथ ही साथ किंग जो है वो शो करते थे कि उनके पास अभी भी पावर है, कि वो हैं हमारा नायकास हैं वो उनके अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। वो क्या करते थे, कभी कभी वो ओकेजनली उनका टेरिटरी चेंज कर दिया करते थे, एक टेरिटरी से दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया करते थे, कि वो लोग जो है अपने आप को राजा से बड़ा ना समझे और कहीं बाकी लोगों की तरह ये भी कहीं रिबेल ना कर दे, इसलिए वो अपना पावर उनके ऊपर स्थापित किए रहते थे राजा, ठीक है। तो ये जो है अपना पावर जो है शो किया करते थे राजा। तो ये जो है आज हम लोग ने ये देखा। ला कोलिन मैकेंजी कौन था, हम लोग ये पहले देखते हैं, फिर कोलिन मैकेंजी थे कौन। ये जो फर्स्ट सर्वायर आए थे जो कि हम्पी को डिस्कवर किए, कोलिन मैकेंजी वो थे। वो बॉर्न हुए थे 1754 में यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे 1754 में। ये एक सर्वेयर थे, इंजीनियर भी थे और कार्टोग्राफर भी थे। फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे इंडिया के, ठीक है। फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे जिन्होंने खोज किया, ठीक है, वो थे कोलिन मैकेंजी। इनका डेथ 1821 में होता है, कोलकाता में ही होता है। ब्रिटिश थे, स्कॉटिश आर्मी में थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय भी थे, ठीक है। बाद में उन्होंने मिलिट्री इंजीनियर के तौर पर भी काम किया है। जब टीपू सुल्तान के अगेंस्ट जो है थर्ड मैसूर वॉर में जब जो आर्मी खड़ी हुई थी, उनको सारी देखभाल इंजीनियरिंग का काम इन्होंने ही मिलिट्री इंजीनियर का काम किया था। और वो पहले थे जो कि हम्पी, हम जो खंडहर हो चुका विजयनगर एम्पायर है हम्पी, उस पर इन्होंने ही पहली बार नज़र डाला और कहा कि ये बहुत ही ख़ास जगह है, इस पर खोज होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये था कोलिन मैकेंजी का एक ब्रीफ एक कह सकते हैं उनके बारे में जानकारी, कि आप लोग को याद रखना चाहिए कोलिन मैकेंजी थे कौन, ठीक है। और इनका नाम तो बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज का वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग फिर से नया टॉपिक, थर्ड टॉपिक जो है विजयनगर और उसके आसपास की जगह है उनका पूरा अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक बने रहिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।